Hello students, most welcome in HBS Studio, Hottest Botanica. Yes, your dream classroom. Myself, your botany mentor, Dr. Mukesh Kumar. In previous class, we studied reproduction in organism, जिसमें हम लोगों ने लाइफ स्पैन के बारे में चर्चा करी। जैसा कि आपको पता है, स्नैपशॉट्स के अंतर्गत मैंने बताए थे टोटल 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है अपने पास, जिसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में आपको लाइफ स्पैन के बारे में बताया था। डू रिमेंबर? यस, बहुत सारे निमोनिक्स बताए थे आपको, कैसे याद करेंगे। लाइफ स्पैन के बारे में देखा था, मोनोकार्पिक, पॉलीकार्पिक प्लांट्स के बारे में देखे थे, इंटरफ्लावरिंग पीरियड्स के बारे में देखा, नीला कुरंजी के बारे में स्टडी करा हमने। सो टुडे वी विल स्टडी लेक्चर 2 और इसमें हम आज पढ़ेंगे रिप्रोडक्शंस और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इसके इम्पॉर्टेंट मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। राइट, एक रिकैप करते हैं। हमने पढ़ा था लाइफ स्पेन क्या है, बर्थ और नेचुरल डेथ के बीच के पीरियड को बोलते हैं। हमने पढ़ा था डिफरेंट एनसीईआरटी में कैसे 16 दिए गए हैं लाइफ स्पेन। हमने पढ़ा था कैसे ये कोरिलेटेड नहीं है और इनके साइज से और नंबर ऑफ क्रोमोजोम से। हमने ये पढ़ा था क्या क्या इसके लाइफ स्पेन हो सकते हैं अलग अलग एनिमल्स और प्लांट्स में। मैंने बताया था कि टोटल 16 एग्जाम्पल आपने याद करने हैं। हमने क्विज सेशन लिया था। राइट, वी स्टडीड कि कैसे सभी मॉर्टल होते हैं, केवल जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स है वही इमॉर्टल होता है। राइट, वी स्टडीड कि भाई किस तरीके से फेजेस ऑफ लाइफ स्पेन 3 तरह के हो सकते हैं, जे, आर और एस। वी स्टडी इसका रेगुलेशन हार्मोनल भी हो सकता है, इन्वायरमेंटल भी हो सकता है। राइट, हमने स्टडी किया था इंटरफ्लावरिंग पीरियड्स के बारे में, डिटेल आप उस वीडियो में देख सकते हो। राइट, ये नीला कुरंजी जैसे मैंने बताया, इस पर हमने डिस्कस किया था। यस, टुडे वी विल स्टार्ट रिप्रोडक्शन एंड कंक्लूड अप टू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो रिप्रोडक्शन होता क्या है? बाय नेम इट इज़ वेरी मच क्लियर, रिप्रोडक्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि दोबारा कुछ बनने की बात हो रही है। एग्जैक्टली, रिप्रोडक्शन में एक ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसा सिमिलर कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है और इसी प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब इस चैप्टर रिप्रोडक्शन में ही हम पढ़ेंगे कैसे ऑर्गेनिजम्स बन रहे हैं। अब इस ऑर्गेनिजम्स का कोरिलेशन अपने पापा और मम्मी, फादर और मदर से कैसे है, दिस विल बी द अगेन सब्जेक्ट मैटर ऑफ योर हेरिडिटी एंड वेरिएशन। राइट, ये बॉडी लेवल पे देखेंगे। जेनेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर हम यहाँ से कैसे समझो स्टार्ट कर रहे हैं। सेकेंड, जब मॉलिक्यूलर बेसिस पर देखेंगे तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ लाइफ हो जाएगा। सो रियली ये जो फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी ने प्लान करी है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ बेसिक चीज़ों को यहीं से कोरिलेट कर पाओगे जब आगे हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स को और अदर इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को भी। राइट, तो आखिर ये रिप्रोडक्शन क्या है? एज आई टोल्ड यू, इट इज़ द process where organism give rise to new young ones that is offspring similar to itself. अब इससे फ़ायदा क्या है? दिस इज़ द बेनिफिट कि ये इंश्योर करता है कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज को। क्लियर? कब करता है? जनरेशन आफ्टर जनरेशन। हर एक जनरेशन के बाद दूसरे जनरेशन की जो कंटिन्यूटी है वो रिप्रोडक्शन से ही मेंटेन होती है। क्लियर? अब इसमें एक बात आती है कि जब ये मेंटेन होती है तो क्या हम इसे डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज मान सकते? नहीं मान सकते। क्लास 11th में हमने पढ़ा था कि जो रिप्रोडक्शन है ये रिप्रोडक्शन नहीं है। क्या नहीं है? ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए जो हम बात करते हैं डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ की, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ नहीं है ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। राइट ना? क्यों नहीं है? हमने पढ़ा था उस चैप्टर में, याद कीजिए, अदरवाइज आप उस वीडियो को देख सकते हो। यहाँ पे याद रखना आपने कंटिन्यूटी क्या जरूरी है, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, बट डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं है। राइट, गुड। अब आइए बात करते हैं सेकेंड, होता क्या है जब ऑर्गेनिज्म जो जन्म ले लिया फिर वो ग्रो हो रहा है, मैच्योर्ड हो रहा है और फिर उसके अंदर मैच्योरिटी के बाद पावर आ गई कि वो न्यू ऑर्गेनिज्म को जन्म दे सकता है। और ये साइकिल चलती रहती है बर्थ की, ग्रोथ की और
डेथ की आफ्टर रिप्रोडक्शन, एंड दिस इज कॉल्ड लाइफ स्पेन, जो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था। नाउ इस क्रम में क्या होता है कि भाई ये जो इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, हर ऑर्गेनिजम्स जैसे जैसे बदलता जाता है। अब 10-20 साल पहले के जो एनिमल्स थे, ह्यूमन बीइंग ले लो, हम हैं, बहुत सारे चेंजेस आए हमारे अंदर, हमारे नेचर्स के अंदर, हमारे बिहेवियर्स के अंदर। हमारे बाद 10 साल के जो लोग होंगे उनके नेचर, बिहेवियर, सेक्सुअल अपीयरेंस, सेक्सुअल बिहेव, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में भी बहुत सारे चेंजेस आएंगे, और समय समय से चेंजेस होते रहने चाहिए। इसी से तो इवोल्यूशन होता है ऑर्गेनिजम्स की। इसीलिए कहा गया ऑर्गेनिजम्स जो है वो क्या करते हैं, वो इवॉल्व करते हैं ओन मैकेनिज्म टू मल्टीप्लाई एंड रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म, राइट। मल्टीप्लाई करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए, नए ऑर्गेनिजम्स के लिए जिस तरह का इवोल्यूशन करना है, एडेप्टेशन करना है, वो करते हैं, और ये इवोल्यूशन के रूप में हमें दिखता है टाइम टू टाइम, राइट। सो रिप्रोडक्शन एक ऐसा वाइटल प्रोसेस है जिसके बिना लाइफ की कंटिन्यूटी नहीं हो सकती। स्पीसीज कैन नॉट सर्वाइव लॉन्ग नहीं जा सकता, कंटिन्यूटी रुक जाएगी। ये यदि क्या रुक गया, रिप्रोडक्शन रुक गया। इज इट क्लियर? सो वी स्टडीड थ्रू दिस सेशन कि भाई रिप्रोडक्शन जो है न्यू ऑर्गेनिज्म की बर्थ है, ये एक बर्थ है, मैच्योरेशन होगी, फिर न्यू ऑर्गेनिज्म होगी, ये लाइफ साइकिल चलती रहेगी, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज चलती रहेगी, वन जनरेशन आफ्टर अनदर। इज इट क्लियर? चलो अब बात करते हैं कि भाई हाँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग। देखो मैंने क्या लिया है, ये है COG, दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। ZAG मतलब हाँ, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ठीक है। तो अब हमें ये समझना है कि किस तरीके से जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होंगे, इस डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी, चाहे कोई भी ऑर्गेनिजम्स हो, उसके अंदर भी ये दो बातें होंगी। क्या होंगी? कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज होगा, और ये कब होगा? बिल्कुल जनरेशन आफ्टर जनरेशन होता जाएगा। तो कहा ये ऑर्गेनिजम्स अलग अलग है, कंटिन्यूटी होती रहनी है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के बिहेव्स अलग अलग होंगे, मॉर्फोलॉजी अलग अलग होगा, फिजियोलॉजी अलग अलग होंगी, फिर भी एक ऐसी चीज़ है जो सब में कॉमन है, रियली वो शेयर करते हैं। क्या शेयर करते हैं? कॉमन, JRS, मतलब जुवेनाइल स्टेज, रिप्रोडक्टिव स्टेज और सेनेसेंट स्टेज, दैट इज द फेजेज ऑफ लाइफ स्पेन, सब में कॉमन है, चाहे वो ऑर्गेनिजम्स कोई भी हो। अब आप समझिए, सपोज कर लो जैसे कि आप देखो यहाँ पे बर्थ हुआ, बर्थ के बाद क्या होना है? यस, बर्थ के बाद ये जुवेनाइल हो गए, क्लियर। जुवेनाइल के बाद क्या होगी? मैच्योरिटी आएगी, ठीक है ना। मैच्योरिटी के बाद वो मैच्योर्ड हो गया, अब वो क्या करेगा? रिप्रोडक्शंस करेगा, क्लियर। रिप्रोडक्शंस के बाद फिर क्या होगा? आप देखेंगे वो धीरे धीरे सेनेसेंस की तरफ चलेगा। सेनेसेंस के बाद क्या होगा? एब्सिशन होने लगती है पौधे में, आपने देखा है, ठीक है। और एब्सिशन के बाद बॉडी क्या हो जाएगी? डेथ की तरफ चली जाएगी। तो बर्थ से लेके डेथ तक के बीच में जो स्टोरी है, दिस इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। बस में आ गई ना। अब ये जो रिप्रोडक्शन होगा, यहाँ पर क्या हो रही है? आप देख रहे होगे कि न्यू ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब ये न्यू ऑर्गेनिजम्स जो आई है, यही न्यू ऑर्गेनिजम्स क्या करेगी? अभी मैंने बताया कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज होती रहेगी उस ऑर्गेनिज्म की, जनरेशन आफ्टर जनरेशन होता रहेगा ये काम। वो क्या करेगा? वो इवॉल्व करेगा। किसको इवॉल्व करेगा? अलग अलग मैकेनिज्म्स को इवॉल्व करेगा मल्टीप्लाई और रिप्रोड्यूस करने के लिए। अब इन जितने भी ये ऑर्गेनिज्म्स हैं, सपोज करो जनरेशन 1 आ गया, जनरेशन 2 आ गए, जनरेशन 3 हो गई, अब कहा ना जनरेशन आफ्टर जनरेशन। इन सबों में दो चीज़ों को समझना है। एक, आखिर क्या है जो बिल्कुल डिफरेंट है, राइट ना। आप ध्यान दो, इसके अंदर डिफरेंसेस 3 लेवल पे आएंगे। पहला, हर ऑर्गेनिजम्स के अंदर आपको पता है कि जो उसकी मॉर्फोलॉजिकल जो चेंजेस है वो अलग अलग होगा।
उसकी जो फिजियोलॉजी है वो अलग अलग होती है। उसके अंदर और भी जो बहुत सारे अदर फैक्टर्स हैं वो भी उसके चलते रहते हैं, राइट। ये सभी चीज़ें उसके डिफरेंस हैं। सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर जनरेशन बाय जनरेशन ये चीज़ें चेंज होंगी, लेकिन इन सभी में एक चीज़ जो है जो बिल्कुल कॉमन है, चेंज नहीं होता, कि सभी ऑर्गेनिजम्स को क्या करना है, पहले जुवेनाइल होना है, हार्मोनल और एनवायरमेंटल चेंज आएंगे, फिर वो रिप्रोडक्टिव स्टेज को जाएगा, फिर उसके बाद सेनेसेंट स्टेज को जाएगा, और दिस स्टेज इज बीन कंटिन्यूड वन आफ्टर अनदर। तो आपने देखा कि जो कॉमन प्रोसेस है वो क्या है, उसकी phases of lifespan कॉमन है, एंड दिस इज योर रिटेन इन योर एनसीईआरटी स्टेटमेंट। आ सकता है कि ये स्टेटमेंट गलत है या सही है, राइट। ये गलत कैसे और सही कैसे, ये आपने समझ लिया। बात समझ आ गई आपको। नाउ आइए अब बात करते हैं कि हाउ ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, ऑर्गेनिजम्स कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं। यदि 10th क्लास का आपको याद हो, आपका चैप्टर ही था हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, ऑर्गेनिजम्स का रिप्रोडक्शन कैसे होता है, किन किन बातों पर डिपेंड करता है। रियली यदि हम यहाँ भी देखें तो यू कैन स्टडी, ये जो डिपेंडेंसी है 4 बातों पे डिपेंड करती है रिप्रोडक्शन। पहली बात ये कि ये बताएगा कि जैसा हैबिटेट होगा ऑर्गेनिजम्स का, उसी तरीके उसकी रिप्रोडक्शन की मैकेनिज्म हो सकती है। दूसरा, जैसा हैबिटेट होगा वैसे ही तो उसकी मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आएगी, मॉर्फोलॉजी से उसका फिजियोलॉजी डिसाइड होगा, राइट। और ये फिजियोलॉजी और मॉर्फोलॉजी दोनों को रेगुलेट करने वाला जेनेटिक्स है, जेनेटिक मेकअप है उसका। इसका मतलब ये हुआ जेनेटिक मेकअप जैसी होगी और इन्वायरमेंट जैसा होगा, इसी के कारण तो जेनोटाइप और इन्वायरमेंट दोनों मिलकर फिनोटाइप डिसाइड करेगा, और जो फिनोटाइप है वो उसके हैबिटेट्स को बताएगा, उसके इन्वायरमेंट मतलब इंटरनल फिजियोलॉजिकल स्टेप्स को बताएगा, राइट। तो इस तरीके से पहला तो हो गया हैबिटेट। दूसरा बात करो तो वो आता है क्या, वो आता है अपना वो आता है ये, दिस इज द इंटरनल फिजियोलॉजी। नाउ द थर्ड वन इज जेनेटिक मेकअप, एंड द फोर्थ वन इज सेवरल अदर फैक्टर्स। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, बहुत तरह के फैक्टर्स हो सकते हैं जो इस पे डिपेंड कर सकता है, कौन, ऑर्गेनिजम्स की रिप्रोडक्शन। जैसे आप याद करो, एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैं अभी आपको कोट करा कि भाई इन्वायरमेंट होता है। अब आप सोचोगे सर ने इन्वायरमेंट लिख दिया, क्या बात बोलना चाहते हैं। चलो इसको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आगे भी हम इसके बारे में पढ़ेंगे कैसे इन्वायरमेंटल रेसिस्टेंस आ सकती है। अब देखो, इन्वायरमेंट हो सकता है फेवर करे रिप्रोडक्शंस को। कहोगे सर इन्वायरमेंट कैसे फेवर कर रहा है, हाँ हो सकता है इन्वायरमेंट रोक दे इस काम को करने के लिए, रेसिस्टेंसी उत्पन्न करे। अब 2 बातें हो रही है, या तो सपोर्ट करेगा या तो सपोर्ट नहीं करेगा। अब समझें आप, याद करें जब दिवाली आती है, जो दीपावली है हमारे यहाँ, याद कीजिए जब उस समय का मौसम होता है अक्टूबर नवंबर सितंबर अक्टूबर वाले मंथ में, तो इतनी इंसेक्ट्स आ जाती है, लगता है कि यार इन्हीं का एज आ गया, हम तो अब गए। बट ऐसा नहीं होता, उस समय उसकी बायोटिक पोटेंशियलिटी ज़्यादा होती है, इन्वायरमेंट उसको कोऑपरेट करता है, दैट्स वाई उसकी रिप्रोडक्शन रेट बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जैसे ही दीपावली आने को होती है, ख़त्म होने वाला होता है, 1 वीक के अंदर ही आप देखोगे वो जे शेप में आता है, बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करता है इन्वायरमेंट के फेवर के कारण, और फिर उसकी इन्वायरमेंट क्रैश कर जाती है, जे शेप बनाता हुआ उसकी इन्वायरमेंट रुक जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड इन्वायरमेंटल रेसिस्टेंसी। इकोलॉजी में और डिटेल करेंगे इसको। तो हमने क्या देखा, यदि हम बात करें कि भाई नीट में भी क्वेश्चन आया हुआ है क्या, कि भाई ये जो अपना रिप्रोडक्शन है किन किन बातों पे डिपेंड करता है, तो आओ कैसे याद करेंगे। तो आपको याद करने के लिए मैं एक ट्रिक्स बता देता हूँ, इजी भी है, थोड़ा मज़ेदार भी है, और याद करने के लिए तो हम कुछ भी करेंगे, राइट। यस, तो आपको याद रखना है, क्या मैंने बताया है ट्रिक्स यहाँ पे, हिप गो। यदि हिप चलता रहेगा अदरवाइज ना ले, तो गो होता रहेगा, और हिप चलेगी गो होगा तो रिप्रोडक्शन भी होता रहेगा। मतलब H फॉर यस, ये है हैबिटेट ऑफ ऑर्गेनिज्म, IP इंटरनल फिजियोलॉजी, तो हैबिटेट इंटरनल फिजियोलॉजी और जेनेटिक मेकअप एंड अदर फैक्टर्स, दीज आर द इम्पॉर्टेंट
कंपोनेंट ऑन विच रिप्रोडक्शन डिपेंड्स, राइट ना। इस तरह से ये आपको याद रखना है किन किन बातों पे रिप्रोडक्शन डिपेंड करती है, राइट। नाउ वी विल स्टडी अबाउट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन दो तरह के होते हैं, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो। जो मैंने इसको 3 कॉलम में लिया ताकि जल्दी से अच्छी तरीके से लिस्ट लैंग्वेज में हम इसे समझ सकें। हाँ, अब देखो फर्स्ट हमने क्या लिया है इसका कि भाई ये है हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है, और यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कहा कि पेरेंट्स कितने इन्वॉल्व होंगे, तो इन्होंने कहा एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, यूनिपेरेंटल। लेकिन सेक्सुअल में कहा कि ये 2 होंगे, ये बाई पेरेंटल। बिल्कुल सही बात है। देखो समझ लो, ये एक मेल सेक्स है और ये क्या है, ये फीमेल सेक्स है। ये भी क्या करते हैं, ये गैमीट्स बनाते हैं, ये भी गैमीट्स बनाते हैं, मेल और फीमेल गैमीट्स। हाँ, फिर इसके बाद क्या होता है, इन दोनों गैमीट्स का फ्यूज़न होता है। फ्यूजन के बाद क्या होती है, ये दोनों जाइगोट बनाते हैं और फिर से ये न्यू ऑर्गेनिजम्स बन के तैयार हो जाते हैं। जो मान लो ये ए है और ये बी है, तो ये सी बनते हैं, जिसमें दोनों के नेचर्स हो सकते हैं। अब आप समझे, तो अब आप मान लो ये जो गैमेट्स बनाया, ये तो गैमेट का फॉर्मेशन हो गया, दिस इज द गैमेट फॉर्मेशन, राइट, एंड दिस इज द गैमेटिक फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन हो गया, राइट। लेकिन अब सोचो, यदि हो सकता है ये गैमेट तो बना लेकिन ये फ्यूज ना हो, तो फिर क्या होगा, ये वापस उसी को बना देगा। इसका मतलब यहाँ तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हुआ, दिस इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर से हो सकता है ये फ्यूजन में ना हो और फिर से वापस अपनी बॉडी बना दे। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व हुए, एक। यदि इधर से बना तो भी एक, लेकिन यहाँ पर यदि आप देख रहे हो दोनों आ रहे हैं तो 1 + 1, यस, 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व हियर। तो आप देख रहे हो कि जो पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट की बात होगी असेक्सुअल में वो एक होगा, यूनिपेरेंटल, जबकि सेक्सुअल के अंतर्गत ये बाई पेरेंटल होगा, डिफरेंट सेक्स ऑफ मेल एंड फीमेल विल बी इन्वॉल्व। इज इट क्लियर? चलो, सेकंड पॉइंट भी आपने समझ लिया कि जो गैमेटोजेनेसिस है, जो गैमेट बनने की बात है, वो आपने देखा कि ये हो भी सकता है लेकिन नहीं भी हो सकता। अब एनसीईआरटी ने इस बात को लिखा कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स विद और विदाउट गैमेटिक फॉर्मेशन। विद बन भी सकती है, विदाउट नहीं भी बन सकती। नहीं बन सकती ये तो बात बिल्कुल सही है, लेकिन बन सकती है तो जरूरी नहीं है कि वो फ्यूजन करे। यदि उसने फ्यूजन कर लिया तो फिर वो शिफ्ट हो जाएगा फ्रॉम असेक्सुअल टू सेक्सुअल, राइट। तो इस तरीके से जो गैमेटिक फॉर्मेशन की बात हो रही है वो हो सकती है, और यहाँ भी होगी, मेल और फीमेल दोनों ही गैमीट्स बनेंगे। बट याद करना, जो सक्सेसफुल जो फ्यूजन है दैट इज कॉल्ड सिनगैमी और फर्टिलाइजेशन, ये नहीं है किसमें, असेक्सुअल में, जबकि ये होता है किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अभी हमने पढ़ा इसको। दूसरा, जब ये ए और बी से जब आपने देखा कि सी बनी है, तो ये जो कॉपी बनेगी ये वेरिएशन शो करेगा, और जब वेरिएशन होगा तो इससे इवोल्यूशन होगी। तीनों बातें डिटेक्ट करना। तो आप देखो, वेरिएशन की बात हो रही है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई वेरिएशन नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व है। जबकि चूंकि यहाँ पे दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, दैट्स वाई वेरिएशन होगी, और जब वेरिएशन होगा तो ये लीड करेगा किसको, इवोल्यूशन को, जो बहुत ज़रूरी है, चेंजेस होना चाहिए जीवन के अंतर्गत, राइट ना। नाउ तो इसीलिए चूंकि एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व है, ये प्रोसेस हमारा कैसा है, बहुत सिंपल है। सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस में आपको दिखाई देता है। प्रोसेस बहुत सिंपल होने का कारण तेजी से होती है, जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। गैमीट्स का बनना बड़ा आसानी से बोल देते हैं, उसके अंदर भी मियोसिस 1 है, मियोसिस 2 है। फिर गैमीट्स जब बनेगी तो सक्सेसफुल फ्यूजन होने में बहुत तरह के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, समय लगता है उस सारे प्रोसेस को होने में। दिस इज स्लो प्रोसेस एंड दिस इज वेरी एडवांस और एलेबरेटिव प्रोसेस। तो ये डिफरेंसेस हो गए असेक्सुअल और सेक्सुअल में। तो कुछ और डिफरेंस समझते हैं। क्वेश्चन आते हैं, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होगा तो उससे जो न्यू ऑफस्प्रिंग बनेंगे उसका नाम क्या होगा, उसका नाम क्लोन होगा। क्लोन क्या है? अब देखो, क्लोन सुनते लगता है कुछ नया वर्ड जान रहे हैं, बिल्कुल नहीं, बहुत आसान है। आप घर में दही बनाते हो, क्या करते हो, दही लाते हो, दूध के अंदर जब गर्म करके उसको छोड़ते हैं आप, एंड देन उस दही को आप उसके अंदर डाल देते हो।
लोग इसको जोरन बोलते हैं, बहुत स्टेट्स में जोड़ा बोलते हैं, जोड़वा बोलते हैं, अलग अलग जगह बोलते हैं, इंग्लिश में क्लोन बोल सकते हैं। अब ये क्या है, जब आप डाल के छोड़ते हो फिर क्या होता है, उसके अंदर माइटोसिस होती है, एक खास टेम्परेचर पे है तो सेल डिवीजन होगा, माइटोटिक सेल डिवीजन होती रहती है, और या अमाइटोटिक सेल डिवीजन बोलो उसके अंदर। फिर क्या होगा, वो जब डिवीजन करती जाएगी पूरी बन जाएगी। अब क्या बनेगा, सब कॉपी तो एक जैसी ही होगी, एंड दिस इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकल सिमिलरिटी। यहाँ पे बिल्कुल सेम चीजें मिलेंगी। आप दूसरे फॉर्म में समझो, ये तो दही लिया, आपको बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा कि हाँ बैक्टीरिया कैसे हो रहा, पूरी बॉडी दिखाई दे रही है, दूध से दही बन जाना दिख रहा है। आप ऐसे समझो, एक आप अदरक ले लो, जिंजर की मैं बात कर रहा हूँ। क्या होता है, जिंजर को आप मिट्टी के अंदर डाल देते हो, ये क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम है, राइजोम, याद होगा, पढ़ेंगे आगे। अब ये राइजोम को मिट्टी के अंदर डालोगे, बर्ड है, बर्ड्स के अंदर नोट पे बर्ड्स है, वो ग्रो करेगा, फिर बढ़ता जाएगा, फिर बढ़ता जाएगा, फिर बढ़ता जाएगा। आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि भाई जो स्ट्रक्चर है वो बढ़ता गया, तोड़ो, एक जो पार्ट है दैट इज क्लोन, फिर उसको डाल दो मिट्टी के अंदर, फिर वो बनाने लगता है। सो दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ क्लोनिंग। अब तो समझ में बात आ गई आपको। तो क्लोन से कुछ भी नया नहीं मिलना, वो भी कैसा होगा, बिल्कुल सही, ये मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली बिल्कुल सिमिलर होगा अपने पेरेंट्स के। जबकि यदि हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो ये ऑफस्प्रिंग जो बनेंगे उसमें मॉर्फोलॉजिकल और जेनेटिकल चेंजेस आएंगे, जो कि बाई पेरेंटल कंडीशन है। मानते हैं प्रायः जब फेवरेबल कंडीशंस है उसी में होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जबकि अनफेवरेबल कंडीशन की जब शिफ्टिंग होने लगती है, ठीक उसके पहले बॉडी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए प्रमोट होता है, राइट। ये जो मैकेनिज्म है उसको पैनमेक्टिक बोलते हैं, पैनमेक्टिक, राइट। असेक्सुअली रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिम्स आर कॉल्ड पैनमेक्टिक, और सेक्सुअली ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिम्स आर कॉल्ड एम्फीमेक्टिक। एम्फी दोनों, टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड, दैट्स व्हाई एम्फीमेक्टिक, राइट। अब एग्जाम्पल्स की बात आती है, कौन कौन से ऐसे हैं ऑर्गेनिजम्स जो असेक्सुअल करेंगे। मैंने बताया था चूंकि सिंपल मेथड है, रैपिड मेथड है, सिंपल होने के कारण देखो मैंने बताया ये सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स के अंतर्गत तो खूब होते हैं, जैसे अभी मैंने बात करी आपको बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया में आपको खूब दिखाई देगा, राइट ना। बैक्टीरिया मतलब मोनरा की बात हो रही है। उसके अलावा आप देखें जो प्रोटिस्टन्स है, प्रोटिस्टा में भी दिखाई देगा। बैक्टीरिया मोनरा के अंतर्गत आ गया तो मोनरा में और भी जितने मेंबर्स हैं वो सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स। नाउ ये पेरेंट्स और एनिमल्स विद सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यही बात हो गई, राइट। फिर ये नहीं होता कहाँ, हायर नॉन वर्टिब्रेट्स में एंड ऑल वर्टिब्रेट्स में नहीं होता। तो इन जनरल आप बोल सकते हो कि भाई एनिमल में, जिसको एनिमल की बात करते हैं, मल्टीसेलुलर बात है, जो हायर एनिमल्स है या जो इन नॉन वर्टिब्रेट्स में भी जो हायर ग्रुप है वहाँ पे तो असेक्सुअल दिखाई नहीं देता। जबकि हम बात करते हैं जितने भी हायर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट और एनिमल होंगे वहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इज इट क्लियर? तो एग्जाम्पल से रिलेटेड यदि हम कंक्लूजन करना चाहें तो हमारे पास कंक्लूडिंग पॉइंट्स क्या आ गया कि मोस्ट ऑफ एनिमल्स ने क्या करा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करा, और हायर प्लांट्स में दोनों हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो रही है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो रही है। तो कंक्लूजन में स्टेटमेंट बन के आ सकता है आपका कि बताओ ये कौन गलत है या कौन सही है, राइट। तो केवल प्लांट्स के यहाँ एनिमल्स की जगह पे यदि प्लांट डालेंगे और क्या बात करेंगे ओनली, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे हमने हायर प्लांट्स के बदले एनिमल डाल दिया और दोनों की बात करी तो भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो बी केयरफुल, दिस कंक्लूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, गुड। अब आइए थोड़ा सा समराइज करते हैं कि भाई हुआ क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने देखा कि ये यूनिपेरेंटल है, सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व हुआ, यहाँ पे कुछ नई चीज़ें नहीं बननी है, राइट, आइडेंटिकल कॉपी बनेगा। मैंने अभी बात बताया क्लोन्स कैसे मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर्स होते हैं, ये सिंगल सेल्ड हैं, प्रोटिस्टा और मोनरा की बात करी मैंने। इसके बॉडी जो है वो सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, राइट। इसके अंदर जो सेल डिवीज़न होता है वो इन जनरली अभी मैंने बताया कि ये माइटोसिस हो सकता है या साइटोकाइनेसिस कैरियोकाइनेसिस एक साथ होएगा तो आप बोल सकते हो कि ये माइटोसिस करेगा, क्लियर।
अब क्वेश्चन आता है कि क्या ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, आर दीज ऑर्गेनिजम्स लाइकली टू बी जेनेटिकली आइडेंटिकल और डिफरेंट? बिल्कुल आइडेंटिकल, डिफरेंट नहीं होंगे। और इसी आइडेंटिकल को तो अभी बताया ना हमने, ये क्लोन कहलाता है। तो आप बोलोगे कि ये आइडेंटिकल होंगे, इन जनरल ये डिफरेंट नहीं होंगे। हाँ, यदि आप कुछ एक्सेप्शंस की बात करो तो ऐसा पाया जाता है कि क्लोन्स के अंदर भी म्यूटेशन हो सकते हैं, और यदि क्लोन ने म्यूटेशन करा है तब जाके इसके अंदर कुछ डिफरेंसेस भी दिखाई देगा, लेकिन इन जनरल ये दिखाई नहीं देगा। तो स्पेशल एक केस है म्यूटेशन, तब जाके ऐसा होगा, अदरवाइज ये कैसे होंगे? आइडेंटिकल्स होंगे, क्योंकि क्लोन्स है, असेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन से बने हैं ये। इज इट क्लियर? गुड। अब बात करते हैं हम लोग मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से तरीका हो सकता है जिससे ये सारे काम हो रहे हैं। फेवरेबल कंडीशन तो हमें पता हो चुका है कि फेवरेबल कंडीशन में ही ये सारे काम होंगे। तो अब देखें, फर्स्ट क्या बोलता है, ये बाइनरी फ्यूजन के द्वारा ये काम हो सकता है, राइट। बाइनरी फ्यूजन, बाई मीन्स टू, बाई नेम इट इज क्लियर कि एक बॉडी है, एक बॉडी से कोई दो बॉडी यदि टूट के बन जाती है, दिस इज कॉल्ड बाइनरी फ्यूजन। और प्राय जितने भी सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं, मोस्ट ऑफ मेनी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो क्या शो करते हैं, कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? बाई बाइनरी फ्यूजन रिप्रोड्यूस करते हैं। कैसे होता है ये काम? अभी आपने देखा कि अ सेल डिवाइड्स इनटू टू इक्वल हाफ्स। अब देखो, ये एनसीईआरटी के डायग्राम्स हैं, एंड दिस इज योर अमीबा, राइट ना। तो अमीबा में आप याद करो क्या हो गया, यहाँ पे अमीबा में आप देख रहे हो कि यहाँ एक बॉडी है, राइट, एक सेल है। इस सेल ने अपने को तैयार करा, तैयार करके देखो इसके न्यूक्लियस जो है और एक से दो बनने चले गए। फाइनली यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया कैरियोकाइनेसिस की काम हो रही है। साथ साथ आप यहाँ देखो साइटोकाइनेसिस की भी बात हुई, और फाइनली यहाँ एक से दो डॉटर सेल्स बन गए। तो फ्रॉम वन यू आर गोइंग टू गेट टू डॉटर सेल्स। तो हमने क्या बोला, एक सेल डिवाइड होके टू हाफ बन गए, और इच वन रैपिडली ग्रो इनटू एन एडल्ट। फिर ये देखो ये बना, फिर से ये मैच्योर्ड होके ये बन जाएगा एडल्ट में, और ये प्रोसेस चलती रहेगी। सो दिस इज कॉल्ड बाइनरी फ्यूजन, जैसा अभी आपने डायग्राम में देखा, कहाँ, अमीबा में। ऐसा ही केस आप पैरामीशियम में भी दे सकते हो। ये दो एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिखा कि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा एलिब्रेट करते हैं, कहीं क्वेश्चन और उसी को टर्न करके पूछा जा सकता है, इंटरप्रिटेट करके पूछा जा सकता है कि भाई दो एग्जाम्पल तो दिया, बट उसके मैकेनिज्म को थोड़ा डिटेल किया जा सकता है। कैसे देखें, अब हम टाइप्स की बात करते हैं। यदि हम टाइप्स ऑफ बाइनरी फ्यूजन ले तो एक होता है सिंपल बाइनरी फ्यूजन। ये सिंपल जो होता है वो इन जनरल अमीबा में जो देखा, इसको हम इर्रेगुलर बाइनरी फ्यूजन के नाम से भी जानते हैं। तो एग्जाम में हो सकता है, एनसीईआरटी में वैसे नहीं है, बट पूछा जा सकता है, बताओ ये रेगुलर होगा या इर्रेगुलर? तो ये इर्रेगुलर बाइनरी फ्यूजन है, जो कहाँ देखा गया है, अमीबा में, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। लेकिन पैरामीशियम में आप देखोगे तो ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन बोलते हैं। ट्रांसवर्स मतलब ये देखो, ये ट्रांसवर्स ऐसे कटता है, लॉन्गिट्यूडनल ऐसे करता है। तो यदि लॉन्गिट्यूडनल कट रहा है देन दिस इज इन यूग्लिना, और ट्रांसवर्स यदि कर रहा है देन दिस इज इन पैरामीशियम। आपको लगेगा सर कैसे बोल रहे हैं, ट्रांसवर्स कैसे होता है और ये लॉन्गिट्यूडनल कैसे होता है? यदि सर ने डायग्राम दिखा दिया होता तो मज़ा आ जाता, समझ में आता। जैसे अमीबा का समझ में आ गया, ये इरेगुलर है तो एग्जैक्टली दो पार्ट में कटना, चलो कोशिश तो करेगा, बट स्ट्रक्चर ही इरेगुलर स्ट्रक्चर है, राइट। तो इसने नाम रखा गया उसका इरेगुलर बाइनरी फ्यूजन, ये तो समझ में आ गया। बट ट्रांसवर्स कैसे करता होगा, लॉन्गिट्यूडनल कैसे करता होगा, ये सोच रहे होंगे आप। डोंट वरी, चलो देखते हैं, डायग्राम से बहुत क्लियर होगा। बिल्कुल सही, देखो यहाँ पे मैंने अभी चर्चा करा आपको इरेगुलर बाइनरी फ्यूजन जो अपने एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसी को यहाँ भी मैंने दिखाया आपको, बात समझ में आ गई। दूसरा मैं बोल रहा था आपको, क्या बोल रहा था, ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन की बात हो रही थी। ट्रांसवर्स, यदि कोई पार्ट आप ऐसे ले रहे हो, तो यदि आपने ऐसे काटा है राइट टू लेफ्ट, दिस इज कॉल्ड टीएस बोलते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन बोलते हैं ये। तो ये देखो आप, ये पैरामीशियम हो गया आपका, दिस इज अबाउट पैरामीशियम। तो आपने क्या देखा,
कि इस पारामीशियम में क्या हुआ, ये स्ट्रक्चर पूरी स्ट्रक्चर बन गई। और देखो ये मैक्रोन्यूक्लियस है, माइक्रोन्यूक्लियस है, बीचों बीच यहाँ पे एक कॉन्स्ट्रिक्शन ऐसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है। देखिए ये कॉन्स्ट्रिक्शन दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन आया। फाइनली ये धीरे धीरे अंदर की तरफ आया सेंट्रीपिटल मैनर में, और फाइनली ये अलग हो गया, और ये जो सेक्शन कटा, दिस इज टीएस, राइट। तो ये ट्रांसवर्स रूप में ये 1 से फिर 2 बन गए, इसलिए नाम रखा क्या, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। लेकिन जब आपके पास कोई स्ट्रक्चर ऐसे दिया है और आपने ऊपर से नीचे ऐसे कट करना है, दिस इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, और आपने बाइनरी फिजन को भी ऐसे किया, देन इट विल कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन, राइट। अब देखो दिस इज द केस ऑफ यूग्लिना, अभी जो मैं आपको बता रहा था। अब तो डायग्राम देख के बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप लोग को। ओके डॉक्टर्स, सी यूग्लिना में क्या देखा, देखो ये है इसका फ्लैजिला, ये हो गया, दिस इज द न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस क्या करने लगा, कैरियोकाइनेसिस इसकी शुरू हो गई। यहाँ देखो फिर धीरे धीरे ऊपर से कहानी शुरू हुई थी साइटोकाइनेसिस की, बिल्कुल यहाँ तक आ गई। यहाँ पर आप देखो साइटोकाइनेसिस फाइनली होगा, और यहाँ से एक टूट जाएंगे, ये एक बॉडी अलग बनेगी, दूसरी बॉडी अलग बनेगी, और आपने देखा 1 से 2 बॉडी बन गई, और दोनों कैसी कटी है, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन से कटी, दैट्स व्हाई कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। तो इस तरीके से वी स्टडीड 3 type of binary fission. One is the longitudinal, irregular and transverse section. एक और चाहो तो ये अपने नॉलेज बैंक में डाल सकते हो, एक होता है ऑब्लिक। यस, ऑब्लिक। यदि हम बात करें ऑब्लिक की तो वो ऑब्लिकली कट तैयार होता है, एंड दिस इज फाउंड, दिस इज कॉल्ड ऑब्लिकली बाइनरी फिजन, और ये पाया जाता है सेराशियम में। तो एक और नॉलेज आप बढ़ाना चाहो तो इसको भी याद कर सकते हो। ऑब्लिक समझते हो आप, ये स्ट्रक्चर आपने ऐसे लिया है, तो ये आपने काटा तो ये हो गया क्या, एलएस, ये काटा तो ये क्या हो गया, टीएस। अब ये ऑब्लिक है स्ट्रक्चर, यदि आपने लिया है तो ये स्ट्रक्चर ऐसे, तो ये ऐसे कटेगा, ऐसे, दिस इज कॉल्ड ऑब्लिक, राइट ना। तो ऑब्लिक यदि आप काट रहे हो, देन दिस इज कॉल्ड एज ये ऑब्लिक बाइनरी फिजन, एंड दिस इज फाउंड इन सेरासियम। सेरासियम एग्जांपल है अपना, राइट। तो इस तरीके से वी हैव बाइनरी फिजन एंड ऑल एग्जांपल्स ऑफ बाइनरी फिजन। डायग्राम भी आपने समझ लिया, देख लिया, लॉन्गिट्यूडनल हो सकता है, ट्रांसवर्स हो सकता है, इरेगुलर हो सकता है, एंड ऑब्लिक भी हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, बिल्कुल समझ में आ रहा है हमारे स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स को, गुड। नाउ विल टॉक अबाउट another mode of sexual reproduction, and this is, yes, अब यहाँ पर 1 से 2 नहीं बल्कि 2 से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा टुकड़े बनने वाले हैं, दिस इज कॉल्ड मल्टीपल फिशन। स्पोर्स के थ्रू ये बाहर निकलेंगे, वो बॉडी बनाएगा, तो स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्पोरुलेशन आल्सो। और ये भी बड़ा कॉमन है अमीबा में एंड प्लाज्मोडियम में, दिस आर द मेंबर ऑफ जो प्रोटोजोन्स, राइट। क्या होता है यहाँ पे, एक देखो यहाँ पे हमने बनाया है कि भाई ये मल्टीपल फिजन हो रहा है, किसके अंदर, अमीबा के अंदर। क्या होता है, अब देखो ये अमीबा है अपनी, अब इस अमीबा ने क्या करा, नॉर्मल लाइफ सर्वाइव कर रहा था, कोई इशू नहीं थी इसको। अब क्या हुआ कि जैसे ये ही क्वेश्चन आएगा, मल्टीपल फिजन कब होता है, ये फेवरेबल कंडीशन में नहीं होता, इट अकर्स ओनली इन द अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है। तो अनफेवरेबल कंडीशन जब होती है तो ये चाहेगा, अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, कोरोना, बाहर अनफेवरेबल कंडीशन, आप घर के अंदर बंद होना चाहते हो, समेटने लगते हो, खर्च कम करने लगते हो, राइट, सारी फिजियोलॉजी और आउटर एक्टिविटीज कम होने लगते हैं, बाहर का कंडीशन अनफेवरेबल है। अमीबा ने भी देखा बाहर का कंडीशन फेवरेबल नहीं है, हमें बचना पड़ेगा। उसके लिए उसने क्या करा, उन्होंने एक सिस्ट का निर्माण कर लिया अपना, और ये अमीबा चले गए किसके अंदर, सिस्ट के अंदर। ये सिस्ट क्या है, ये देखो थिक लेयर वॉल्ड है सिस्ट का। अब इसके अंदर ये वेल प्रोटेक्टेड है, इसके न्यूक्लियस भी हैं, साइटोप्लाज्म भी है इसके अंदर, क्लियर है ये, और ये आराम से इसके अंदर बंद हो गए। और आप इसी प्रोसेस को क्या बोलते हो, इसको बोलते हो आप इंसिस्टेशन, सिस्ट के अंदर बंद हो जाना, दिस कॉल्ड इंसिस्टेशन, सिस्ट के अंदर चला गया वो, राइट।
अब क्या होगा, जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस जो है वो टूटते हैं बहुत सारे न्यूक्लियाई में, एंड दिस आर कॉल्ड डॉटर न्यूक्लियाई। अब ये डॉटर न्यूक्लियाई हर न्यूक्लियस के चारों तरफ धीरे 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 साइटोप्लाज्म उसको घेर के एक सेल बना देगा, स्पोर्स बना देगा, एंड दिस इज कॉल्ड स्यूडोपोडियोस्पोर्स। यस, दिस इज कॉल्ड स्यूडोपोडियोस्पोर्स। और वापस जब इसकी फेवरेबल कंडीशंस आएगी, आपने देखा यहाँ पर स्यूडोपोडियोस्पोर का फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पे देखा डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो गया, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन वापस आएंगे, आप देखोगे जब रिटर्न होगा इसका फेवरेबल कंडीशन, फिर से ये बाहर निकल के हर एक स्पोर नए अमीबा का निर्माण कर लेगा। नंबर ऑफ यंग अमीबा विल फॉर्म हियर through the spore, and that very spore is called pseudopodiospore. Yes, this very minute amoeba pseudopodiospore will form, right? तो what you find that ये कब होगा, अनफेवरेबल कंडीशन में होगा। अमीबा ने विड्रॉ कर लिया, अपना सीडोपोडिया सिस्ट के अंदर चला गया, 3 लेयर्ड के हार्ड कवरिंग है ये सिस्ट जो बने हैं, और सिस्ट के अंदर जाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंसिस्टेशन कहते हैं। फिर जब वो वापस आया उसका फेवरेबल कंडीशन, वो सिस्ट की जो अंदर बने हुए हैं अमीबा डिवाइड करना शुरू करा, और बहुत सारे अमीबॉइड बन गए माइन्यूट, जो स्यूडोपोडियोस्पोर से बनते हैं। और जब बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो ये जो वॉल है, ये वॉल धीरे धीरे टूटने लगेंगे। तो देखो ये वॉल क्या हो गया, रैप्चर हो गया, टूट गया ये, और टूटने के बाद जो स्पोर्स हैं वो लिबरेट होंगे, बाहर निकलेंगे, बाहर के मीडियम में, मीडियम उनका सपोर्ट करेगा चूँकि फेवरेबल कंडीशन में वो बाहर निकल रहे हैं, और बहुत सारे अमीबा का इस तरीके से बनना, इट इज कॉल्ड स्पोरुलेशन। चूंकि बहुत सारे स्पोर्स बने हैं और से बॉडी बनी अमीबा की, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मल्टीपल फिजन। ओके फ्रेंड्स, बात समझ आ रही है आपको? तो इस तरीके से 2 मैकेनिज्म हुआ। एक बार क्या हुआ आप इसको समझें, एक बार ये हुआ कि अमीबा है, मान लो मैं अमीबा बनाया, ये सिस्ट के अंदर बंद हो गया, अपने को प्रोटेक्ट करा इसने, फिर वो आया और उसके सारे न्यूक्लियस बनाए, फिर उसके अंदर स्पोर्स घेर लिया, सीडोपोडियोस्पोर्स बना। फिर जब फेवरेबल कंडीशन आया तो इसका वॉल टूट गया, और जब वॉल इसके टूट गया, टूट के बाहर निकला, और टूट के बाहर निकलने के प्रोसेस को आप बोल सकते हो एक्सिस्टेशन, सिस्ट से बाहर निकलना, दिस इज कॉल्ड एक्सिस्टेशन, राइट। तो इस तरीके से इंसिस्टेशन एक प्रोसेस हुआ, दूसरा प्रोसेस हुआ एक्सिस्टेशन ड्यूरिंग द स्पोरुलेशन और मल्टीपल फिजन फाउंड इन प्रोटोजोन मेंबर्स, दैट इज अमीबा और प्लाज्मोडियम। क्या लगता है, बिल्कुल सारी बातें समझ में आ गई? यस, ये तो बहुत आसान है। मुझे लगता है 10th लेवल पे भी आपने देखा होगा, बट अभी थोड़ा आपने एग्जाम्पल देख लिया, उसके मैकेनिज्म ज़्यादा अच्छे तरीके से आप समझ पाए होंगे, मैच्योरिटी लेवल आपकी पहले से अच्छी हुई है। ओके, अब आप देखें सेकेंड जो मेथड है वो भी असेक्सुअल का है, एंड दिस इज कॉल्ड बडिंग। यहाँ पे बड का फॉर्मेशन होगा। हमने यहाँ पर C1 लिखा है। 2 तरह के बडिंग होते हैं, तो 2 टाइप्स होगा। एक एक्सटर्नल बॉडी पे बनती है, बॉडी के सरफेस पे, उसको एक्सटर्नल बॉडिंग बोलते हैं। एक बॉडी के अंदर विद इन द पेरेंट बॉडी बनेगी, एंड दिस इज कॉल्ड इंटरनल बडिंग। तो 2 तरह का बडिंग हम पढ़ेंगे, एक्सटर्नल बडिंग और इंटरनल बडिंग। तो यहाँ आप देखें, ये जो बडिंग आपने देखा, दिस इज द एक्सटर्नल बडिंग। ये बडिंग में होता क्या है, आपने देखा कि देखो ये हमने एग्जाम्पल लिया है, दिस इज योर ईस्ट, ये ईस्ट की बात है, एंड यू ऑल नो दिस वेरी गुड एग्जाम्पल एंड डायग्राम, दिस इज अबाउट योर हाइड्रा। 2 एग्जाम्पल है, तो ये एनसीईआरटी के डायग्राम से हैं आपको। ये तो दोनों डायग्राम आप देख रहे हो, ईस्ट है, सैक्रोमाइसिस बोलते हैं, हाइड्रा है, दोनों के अंदर बॉडी के सरफेस पे ग्रो, ये जो बर्ड्स बनते हैं, ये बर्ड्स ग्रो एक्सटर्नली ऑन द बॉडी सरफेस पे एक्सटर्नल ग्रोथ हुआ है, इसलिए ये एक्सटर्नल बर्ड हुआ। सो दिस बर्ड आर द एक्सटर्नल बर्ड। चूंकि ये एक्सटर्नल बर्ड है इसलिए प्रोसेस का नाम एक्सटर्नल बर्डिंग हुई। अब ध्यान दीजिए, ये बर्डिंग, ये सेल इतना लार्ज है,
जबकि बर्ड जो बना वो छोटा सा बना है। इसका मतलब इसकी जो डिवीज़न हो रही है वो इक्वल डिवीज़न नहीं है। यहाँ हाइड्रा में आप देखें ये पूरी मदर बॉडी है और ये एक्सटर्नल आप देख रहे हो बर्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, ये भी एक्सटर्नल ऑन द बॉडी सरफेस है। मतलब कैसा बर्ड हो गया, ये भी एक्सटर्नल बर्ड हो गया आपका। तो ये बॉडी ये देखो साइज तो इसकी छोटी है, यहाँ पर साइज तो इतनी बड़ी है। इसका मतलब जो डिवीज़न है यहाँ पे वो बाइनरी फिजन की तरह नहीं है, वहां ऑलमोस्ट सेम साइज का डिवीजन हो रहा था। यहां देखो ये अनइक्वल डिवीजन है और जो स्मॉल स्ट्रक्चर, जो स्मॉल प्रोजेक्शंस निकल रहा है, दिस इज कॉल्ड बर्ड। और इस बर्ड जो बॉडी पे शुरू में पड़ी हुई थी, अटैच थी, जैसे जैसे वो एनर्जी मिलता गया अपने को डेवलप करती गई और जब वो डेवलप हो जाती है देन गेट separated and matures into new body, चाहे वो ईस्ट का हो चाहे वो हाइड्रा का हो, फिर से वो बाहर निकलेंगे, पूरी बॉडी मैच्योर हो जाएगी। फिर उसके अंदर भी एक नया बर्ड निकलेगा बॉडी के सरफेस पे, कॉल्ड एक्सटर्नल बर्ड। फिर वो ग्रो होंगे धीरे धीरे, इनिशियली तो पेरेंट्स पे अटैच होंगे और इवेंचुअली वो फिर डिटैच होंगे, फिर मैच्योर्ड होंगे एंड दिस प्रोसेस इज बीइंग कंटिन्यूड एंड दिस इज कॉल्ड, चूंकि नॉर्मली वो बर्ड से ग्रो हो रहे हैं, बर्ड से बॉडी का बनना, दिस इज कॉल्ड बर्डिंग। और ये बर्ड बॉडी के एक्सटर्नल सरफेस पे आया है, दैट्स व्हाई कॉल्ड एक्सटर्नल बर्डिंग। तो बिल्कुल डायग्राम से भी आपको क्लियर हो गया कि हमारे पास दो तरह के एग्जाम्पल हो गए एक्सटर्नल बर्डिंग की। डायग्राम आप देख लो, एक तो हाइड्रा है और दूसरा ईस्ट है हमारा, राइट ना, गुड। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द इंटरनल बर्डिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। देखो ये जो इंटरनल बर्डिंग है, बाय नेम क्लियर, ये कहाँ होगा, ये बर्ड्स फॉर्म विदिन, कहाँ विदिन, पेरेंट बॉडी के अंदर ये बन रहा है। और ये इंटरनल बर्डिंग जो होगी, आप उसके टाइप्स को समझे तो दो टाइप्स होगा। एक तो गैम्यूल है जो फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस में, दैट इज स्पॉन्जिला में पाया जाता है। दूसरा आपने क्लास 11th में पढ़ी है, याद करो, गीमा, जो गीमा कप के अंदर बनता है। बिल्कुल सही, यही है। देखो कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है गीमा कप, देखा था पहले क्या आपने इसको, देखो यही है मार्केंसिया और इस मार्केंसिया के ऊपर ये जो आप तो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है कप जैसा, राइट, ये कप है गीमा कप, इसके अंदर गीमा होती है। अभी बताऊंगा इसके बारे में, रिवीजन भी हो जाएगा आपका क्लास 11 ब्रायोफाइटा, राइट। तो अब समझे, ये पहला एग्जांपल हम समझते हैं कि यहाँ हुआ क्या, ये जो बर्डिंग जो हुई है, बर्ड का फॉर्मेशन बॉडी के अंदर हुआ है, विद इन दी पेरेंट बॉडी, और इसके कारण ये इंटरनल बर्ड्स कहलाएंगे और मैकेनिज्म इसका इंटरनल बर्डिंग कहलाएगा। तो बर्डिंग हमारे पास कितने हो गए डॉक्टर्स, दो हो गए, एक एक्सटर्नल बर्डिंग हाइड्रा और ईस्ट में, दूसरा इंटरनल बर्डिंग वो कहाँ, स्पंजिला में और मार्केंसिया में होता है, गीमा से, स्पंजिला में गैम्यूल से। चलो पहली बात गैम्यूल के बारे में थोड़ा देखते हैं। सी, ये देखो ये पूरा का पूरा गैम्यूल जो है ये एसेक्सुअल बॉडी है। यही फेवरेबल कंडीशंस में क्या करते हैं, न्यू बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। और न्यू बॉडी का फॉर्मेशन गैम्यूल से होना, क्योंकि गैम्यूल हमें एक प्रकार का इंटरनल बर्ड बोल रहे हैं, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड इंटरनल बर्डिंग थ्रू द गैम्यूल्स। एनसीईआरटी में ये डायग्राम लिख के छोड़ दिया गया है। हो सकता है इससे पूछे बताओ पहचानो ये डायग्राम क्या है, तो आपको याद रखना है कि दिस फिगर इज अ गैम्यूल। पूछा जाए ये गैम्यूल किस कहाँ पाया जाएगा, यस यूजुअली फेस वाटर स्पॉन्जेस का ये है डायग्राम, उसके अंदर ये गैम्यूल है। साइंटिफिक नेम स्पॉन्जिला आ सकता है, राइट। क्वेश्चन ये बताओ, नहीं इसकी नेमिंग करके बताओ मुझको, उसकी लेबलिंग करके बताओ। आइए समझते हैं। देखिए आप ये लेबलिंग करें तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये बाहर का लेयर है, इट इज आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन हो गया ये, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो लेयर आप देख रहे हो ये, यस दिस इज इनर मेम्ब्रेन। तो एक हो गया आउटर मेम्ब्रेन, दूसरा इनर मेम्ब्रेन। ये देखें आप, ये जो आप देख रहे हो ये ओपनिंग है और ये ओपनिंग कहलाता है, माउथ पार्ट है, इसको माइक्रोपाइल बोलते हैं। तो अभी हम लोगों ने 3 लेबलिंग कर ली, ध्यान दें। एक माइक्रोपाइल, ये हो गया क्या, ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन,
और ये क्या हो गया, इनर मेम्ब्रेन। बिल्कुल समझ में बात आ गई। 2-3 डायग्राम। चौथा डायग्राम ये इसके ऊपर देख रहे हो, ये इस तरीके से एक ही एक्सिस के ऊपर में एक आउटग्रोथ दिखा रहा है अलोंग द एक्सिस, और ये जो एक्सिस के अलोंग दिख रहे हैं दिस इज कॉल्ड मॉन एक्सन स्पिक्यूल। तो ये स्पिक्यूल्स हैं जो प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं और डिटर करते हैं प्रेडेटर से, पूरे भरे हुए एक तरह से, राइट। और जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है इनर मेम्ब्रेन के अंदर, एंड दैट वेरी स्ट्रक्चर जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर है दिस इज कॉल्ड, यस इट इज कॉल्ड आर्कियोसाइट्स। यही आर्कियोसाइट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ये गैमेट्स के फॉर्म में भी आ सकता है और वहाँ पे गैमेटिक फ्यूजन करके भी बॉडी बनाता है। सो दिस इज अ वेरी यू कैन से पोटेंट सेल, हाईली पोटेंट सेल्स है, हाईली पोटेंशियल सेल्स है, और तरह के चीज़ों को ये डेवलप कर सकता है, राइट। तो नेमिंग समझ में आपको आ गया। इससे रिलेटेड आपको कोई 4 क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला, गैम्यूल क्या है? इंटरनल बर्ड है। कहाँ पाया गया है? स्पॉन्जिला में। कैसा है स्पॉन्जिला? कौन है ये? फ्रेश वाटर स्पॉन्जेज है। क्या करेगा? न्यू बॉडी का फॉर्मेशंस करेगा। लेबलिंग में कितने पार्ट्स हो गए? पूरे आप देखो तो 5 पार्ट्स हो गए। बाहर का आउटर मेम्ब्रेन, अंदर का इनर मेम्ब्रेन, ओपनिंग जो माउथ पार्ट है माइक्रोपाइल, उसके ऊपर जो क्रॉस बनी हुई है एक ही लॉन्ग क्रॉस बनी है इसलिए उसको स्पेक्यूल बोलते हैं। मॉन एक्सेल स्पेक्यूल, बाई एक्सेल और पॉली एक्सॉन स्पेक्यूल्स भी होते हैं। यहाँ एक ही एक्सिस के लॉन्ग है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मोनो एक्सेल स्पेक्यूल्स। तो ये सारे डायग्राम बिल्कुल क्लियर हो गए आपके। एक बार पेपर पेज पे लेके आप उसकी लेबलिंग करेंगे तो आपको भी याद हो जाएगा। इज इट क्लियर? और डिटेल आप जूलॉजी में भी इसको देखोगे। चलो अब हम बात करते हैं गेमा की, जो 11th क्लास में आपने पढ़ी है। अब इस गेमा को समझते हैं। गेमा जैसा कि बताया ब्रायोफाइट्स में आपको मिलेगा, और प्लांट्स कौन है? मार्केंसिया। अब होता क्या है ये देखो, ये मैंने बताया है VS वर्टिकल सेक्शन ऑफ गेमा कप। ये ब्रायोफाइट का जब आप वर्टिकल सेक्शन लोगे तो ये देखो, ये ऊपर का सरफेस आपको दिख रहा है, नीचे ये वाला एक नीचे का सरफेस आपको दिख रहा है, राइट। यहाँ पे रेजोइड्स होंगे, स्केल्स होंगे, ऊपर जो फोटोसिंथेटिक सेल है देखो एक चैम्बर बना हुआ है, एंड दैट चैम्बर जो है लग रहा है कप जैसा है, और इसके अंदर ये गेमा पाई गई है उस कप के अंदर, इसीलिए वैज्ञानिकों ने इसका नाम रखा चैम्बर को गेमा कप। क्यों? चूंकि इसके अंदर गेमा बैठा हुआ है। अब इस गेमा का यदि ये स्ट्रक्चर आप देखना चाहते हो तो आप देखो, ये गेमा का स्ट्रक्चर यहाँ है। ये देखो, ये इनलार्ज किया हुआ गेमा की बात हो रही है, राइट। इनलार्ज गेमा जो मार्केंसिया के अंदर है। अब पूरे स्ट्रक्चर को देखो, ये स्टॉक है इसका गेमा का, ये नॉच है, और ये इसके ऑयल सेल्स हैं। होता क्या है, जब ये टूटता है तो यहीं से एक पूरी बॉडी ग्लो होगी, एक यहाँ से और दूसरी इस नॉच से निकलेगी, तो एक यहाँ से और एक यहाँ से, कितने? 2। क्वेश्चन आएगा, यदि आपके पास गेमा है तो बताओ एक गेमा से कितने थैलस बनेंगे? 2 थैलस बनेंगे, राइट। तो बिल्कुल समझ में आ गया। गीमा क्या है? एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, पिगमेंटेड स्ट्रक्चर है, ये बाइलोब स्ट्रक्चर है। कहाँ पाया जाता है? कप के अंदर पाया जाता है। क्या नाम रखा? गेमा कप। कप जिसके अंदर गेमा है, नाम गेमा कप। एंड दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ मार्केंसिया। ब्रायोफाइट्स में मार्केंसिया के अंदर ही पाया जाएगा, रिक्सिया में नहीं होगा, फिनेरिया में नहीं होगा, दूसरे किसी भी ब्रायोफाइट्स में नहीं होंगे। दैट्स व्हाई दिस गेमा इंटरनल बर्ड इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ मार्केंसियास। ओके डॉक्टर्स, समझ में आ गया? तो ऊपर हमने पूरी देखो ये डायग्राम जो ग्रीन वाली बनाई है, कितना ब्यूटीफुल डायग्राम। मैंने पूरा थैलस पे एक गेमा कप बनाया, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर आपने यहाँ से समझा, और एक गेमा का स्ट्रक्चर भी आपने यहाँ से समझ लिया। सो आई थिंक डायग्रामेटिकली यू आर गेटिंग वेरी मच क्लियर कट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस ऑल द टर्म्स। इज इट क्लियर? आइए अब बात करते हैं, एक और टर्मिनोलॉजी है दैट इज कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन। बिल्कुल, फ्रैगमेंटेशन, हम इसे स्ट्रोबिलेशन भी बोलते हैं। स्ट्रोबिलेशन कम टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, जूलॉजी में ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे एनिमल में ऑरेलिया का है, मैंने डायग्राम भी दिखाया, अभी दिखाऊंगा आपको। जबकि फ्रैगमेंटेशन इज़ द वेरी कॉमन टर्मिनोलॉजी इन बॉटनी।
जहां पे आप देख रहे हो वन पेरेंट ब्रेक्स इनटू डिस्टिंक्ट पीसेस और फ्रैगमेंट्स, हर एक टुकड़ा फिर से ग्रो होगा, एडल्ट होगा और प्रोड्यूस करेगा न्यू ऑफस्प्रिंग्स को. दिस इज कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन. वेरी कॉमन इन लोअर प्लांट्स, दैट इज एल्गी, यू नो स्पाइरोगाइरा. यस, उसके अंदर भी देयर इज सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. प्लेनेरिया नाम याद होगा, यहाँ भी फ्रेगमेंटेशन होती है और रिजनरेशन होता है और सभी टुकड़े फिर से नए बॉडी बनाते हैं. दैट्स वाई क्वेश्चन भी आता है, बताओ कंप्लीट रिजनरेशन किस में देखा गया है, कंप्लीट फ्रेगमेंटेशन कहाँ होता है, वो प्लेनेरिया में होता है. प्लेनेरिया, राइट ना. नाउ ऑरेलिया, देखो डायग्राम मैंने लिया है ऑरेलिया का, ये देख रहे हो ये कैसे इसके फ्रेगमेंट्स है, हर फ्रेगमेंट की टुकड़ा अलग हो रहा है और ये टूट टूट के नए बॉडी का निर्माण कर रहा है. सो दिस इज अबाउट योर ऑरेलिया. एंड इसी के लिए बहुत कॉमन टर्मिनोलॉजी हम लोग स्टोबिलालेशन कहते हैं, स्टोबिलस है ये. और फ्रेगमेंटेशन सी, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ योर स्पाइरोगाइरा, स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट है इसके. और देखो ये आया यहाँ से टूटा, टूटने से एक स्ट्रक्चर इधर आ गया, दूसरे स्ट्रक्चर इधर आई है, दोनों ये फ्रेगमेंट्स है. फिर से ये फ्रेगमेंट्स क्या होगा, फिर से न्यू बॉडी का निर्माण वापस कर लेगा. एंड दिस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन. इट इज क्लियर, वेरी इजी. यस, अब बात करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की. ये बिल्कुल याद करो एनसीईआरटी क्लास 11th में हमने पढ़ा था जब फंजाई की बात हुई थी, और एल्गी में भी हमने देखा था. क्या कहता है कि भाई मेंबर ऑफ जो किंगडम फंजाई है और जो सिंपल प्लांट्स है जिसको हम एल्गी के बारे में बात करें. सिंपल प्लांट में एल्गी, सिंपल प्लांट में सिंगल सेल ऑर्गेनिम्स की बात हो रही है. हम प्लांटी में लेते हैं तो एल्गी आता है, ब्लू, ग्रीन और ब्राउन एल्गी, दैट इज अ मल्टी सेलुलर. यहाँ सिंपल एल्गी मतलब यूनिसेलुलर की बात होगी, क्लेमाइडोमोनास की बात होगी. ओके, नाउ अब देखो क्वेश्चन आता है कि सबसे कॉमन असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स कौन कौन हो सकते हैं. ओके, अभी तो बर्ड हमने पढ़ लिया, अब पढ़ने की जरूरत है, बताओ भाई, नहीं ना. गुड. गैम्यूल्स भी पढ़ा आपने, स्पॉन्जिला में डायग्राम भी देखा आपने, राइट. अब दो ऐसी चीजें जो हमें पढ़ने की जरूरत है, जो पढ़ भी लिया था 11th में, एक बार रिवीजन करेंगे, दैट इज जूस्पोर्स एंड कोनिडिया, राइट. आइए समझते हैं ये दोनों क्या हैं, जूस्पोर्स और कोनिडिया, राइट. अब इसके पहले एक चीज समझते हैं, ये सभी क्या है, असेक्सुअल स्पोर्स हैं. प्राय ये स्पोर बनाते हैं. स्ट्रक्चर तो चारों आ गए, अब हम दोनों की बात करेंगे, जूस्पोर कोनिडिया की. ये स्पोर्स हैं, ये ऐसे स्पोर्स हैं जो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो रहे हैं. इसका मतलब ये स्पोर कहलाते हैं क्या, असेक्सुअल स्पोर्स. पहली बात. दूसरी बात, अब देखो ये असेक्सुअल स्पोर हो सकते हैं मोटाइल या हो सकते हैं ये नॉन मोटाइल हो सकता है इसके अंदर फ्लैजेला फ्लैजेला, राइट, या हो सकता है ये नॉन फ्लैजेलेटेड क्लियर. हो सकता है ये बॉडी के अंदर बने, बॉडी के अंदर बनता है उसको बोलते हैं इंडोजेनस, लेकिन हो सकता है यह बॉडी के बाहर बने, एंड दिस इज कॉल्ड एक्सोजेनस, राइट ना. तो इस तरीके से हो सकता है कि भाई ये हमारा बॉडी प्लानोस्पोर हो, मोटाइल के लिए ही हम प्लानोस्पोर बोलते हैं, जबकि नॉन मोटाइल होता है तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, याद करें पढ़ाता, प्लानोस्पोर यूज करते हैं. तो इस तरीके से दीज आर द वेरी कॉमन टर्म फॉर असेक्सुअल स्पोर. कोनिडिया और जूस्पोर में भी ऐसा होगा. अब हम दोनों को डिफ्रेंशिएट करके पढ़ेंगे तो इजीली समझ में आएगा. आइए फर्स्ट जो स्ट्रक्चर मैं बात करूं वो बात करता हूं जूस्पोर्स की. जूस्पोर मोटाइल है. अब ध्यान दें, यहां पे हमने लिया है क्लेमाइडोमोनास. ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी से ही ली गई है, क्लेमाइडोमोनास. अब आप ध्यान दो, ये जो क्लेमाइडोमोनास है, ये इसके अंदर ये जो बनी स्ट्रक्चर्स है, दीज आर द जूस्पोर्स. अब आप देखो जूस्पोर कहाँ बनी है, इस बॉडी के अंदर बनी, तो ये जो बॉडी बनाने वाला है वो क्या कहलाएगा, ये जूस्पोरेंजियम कहलाएगा, राइट. तो जूस्पोरेंजियम के अंदर बॉडी बन गई तो नाम से स्पष्ट हो गया कि भाई ये इंडोजेनस है, बॉडी के अंदर बनी है. किसके अंदर, जिसके अंदर बनी उसका नाम जूस्पोरेंजियम कहलाएगा. क्लियर. चूंकि मोटाइल है, आप देख रहे हो यहाँ पे ये इसकी फ्लैजेला है,
फ्लैजला होगा तो पानी में तैरेगा, फ्लोट करेगा, तो फ्लैजलेट होने के कारण ये मोटाइल है और मोटाइल फ्लैजलेट को ही हम प्लानोस्पोर बोलते हैं। और चूंकि बॉडी के अंदर बनी है दैट्स व्हाई इट इज इंडोजेनस। बात समझ आ गई। अब हम कंपैरिजन करेंगे इसका किसके साथ, कोनिडिया के साथ। तो ये जूस्पोर कहाँ बना, इन जनरल आपने एनसीईआरटी के हिसाब से देखा, यहाँ क्लेमाइडोमोनास है, एल्गी है, इसके अलावा जूस्पोर यूलोथ्रिक्स में भी देखे गए हैं। और एक एग्जाम्पल हमने फंजाई का भी लिया है दैट इज एल्बिगो। ये एल्बिगो आपका कौन है, आपको याद होगा, फाइकोमाइसिटीज का बंदा है और मेंबर है, एंड दिस इज, इसके अंदर भी जूस्पोर्स पाए जाते हैं, राइट। सेप्रोलिग्निया, सैल्मन डिजीज, सैल्मन के फिश में पाया जाता है, वो भी एक्वेटिक है, इसलिए वहाँ भी फ्लैजला होता है। नाउ तो अब हम बात करते हैं कोनिडिया की। अब ध्यान दो कोनिडिया में क्या है। अब देखो इसमें क्या होता है, ये हमने कॉमन एग्जाम्पल लिया है पेनिसिलियम से। पेनिसिलियम में क्या है, ये देखोगे इसके ये इस तरीके से फ्रैगमेंटेड स्ट्रक्चर हैं, फिलामेंटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं किसके, पेनिसिलियम की। अब इसी में से कोई एक स्ट्रक्चर ऊपर निकला और इसी को बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं कोनिडियोफोर। सीपी लिखा मैंने, कोनिडियोफोर। अब ये कोनिडियोफोर क्या करेगा, हो सकता है डिवाइड होके बनाए एंड ये डिवीजन करके एक स्ट्रक्चर बनाया, फिर इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर बनाया, और दिस जो बॉटल शेप स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं एस्टेरिगमाटा या फैलेट्स। यही एस्टेरिगमाटा बॉटल शेप के ऊपर ये सारे स्पोर्स कहलाती है कोनिडिया, राइट। अब डायग्राम देखने से लग रहा होगा ये साइज लार्ज है, फिर इसके बाद और छोटी हो गई, और छोटी और छोटी, मतलब बेसी पीटल बेस की तरफ ये धीरे धीरे छोटे होते जा रहे हैं ये। और टिप किसके टिप से निकल रहे हैं, एस्टेरिगमाटा के टिप से निकल रहे हैं। तो इसके अंदर फ्लैजला नहीं है, इसलिए ये नॉन मोटाइल हो गए। जो नॉन मोटाइल हैं, राइट, फ्लैजला नहीं है इसलिए कैसे हैं, ये नॉन फ्लैजलेटेड हैं। और प्लानो भी नहीं है इसलिए अप्लानोस्पोर है। ये कहाँ प्रोड्यूस हुए हैं, बॉडी के अंदर प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, ये बॉडी के बाहर प्रोड्यूस हो रहे हैं, दैट्स वाई ये एक्सोजेनस हो गए। जबकि ये कैसा था, एंडोजेनस था। ये प्रोड्यूस हो रहे हैं चेन में, आप देख रहे हो चेन में बन रहे हैं, श्रृंखलाएं बनी हैं इसकी, और ये श्रृंखलाएं कैसी हैं, बेसिपिटल है। किसके टिप पे पाया गया है, एस्टेरिगमाटा के टिप। किसके एस्टेरिगमाटा किसके ऊपर है, कोनिडियोफोर के ऊपर है। क्लियर। अब ये जो डायग्राम दिया है, चलो इन्होंने एक ही ब्रांच ली है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये देखो समझाऊं मैं आपको, ये हो गया आपका एक, ये हो गया कोनिडियोफोर, ऐसा होता है। फिर बाद में ये ब्रांच बनाते हैं, एक हो सकता है एक और ब्रांच बन जाए उसके, ये होता है। और फिर इसके ऊपर आप देखेंगे कि ये बॉटल से स्ट्रक्चर बनती है एस्टेरिगमाटा, तब जाके इसके ऊपर आप देखोगे ये खिले होते हैं। तो ये होता है रैमी, राइट ना, इसको रैमस सिंगुलर हो गया, पुलर रैमी है। इसको बोलते हैं मेट्यूला, मेट्यूला, इधर लिखता हूँ मेट्यूला, राइट। तो रैमी ने क्या बना दिया, रैमी ने क्या बनाया, मेटुला बनाया। और रैमी किससे बनी है, कोनिडियोफोर से बनी है। इसके ऊपर ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, इसको बोलते हैं एस्टेरिगमाटा, राइट। तो एस्टेरिगमाटा के ऊपर क्या होती है, ये चेन में पाए जाते हैं कोनिडिया। तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आप देखोगे तो ये झाड़ू के जैसा या आर्टिस्ट ब्रश के जैसा दिखता है, इसी को पेनिसिलस बोलते हैं। चूँकि लोगों ने पेंसिलस जैसा स्ट्रक्चर देखा, इसी से नाम वर्ड आया कौन, पेनिसिलियम। और इसी से जो मेडिसिन बनी थी उसका नाम था क्या, पेनिसिलिन, फर्स्ट एंटीबायोटिक अगेंस्ट बैक्टीरिया, राइट। ऐसा ही स्ट्रक्चर आप एस्परजिलस में भी देखते हो। तो आपने क्या देखा, कैसे जूस्पोर आया, बना, अंदर बना, ये इंडोजेनस है। कोनिडिया एक्सोजेनस हो गया। एक मोटाइल है जूस्पोर तो दूसरा नॉन मोटाइल है कोनिडिया, राइट। एक कहाँ पाया गया, क्लेमाइडोमोनास में, हीलोथ्रिक्स में, एल्बिगो में, दूसरा पेनिसिलियम और एस्परजिलस में पाया गया कोनिडिया या कोनिडियोस्पोर भी बोलते हैं इसको। So I think very much clear all the 4 important reproductive structures, right? बाकी गेम्यूल आपने पढ़ लिया था, ओके। उधर आपने बर्ड्स भी पढ़ लिए, इंटरनल बर्ड्स गेम्यूल के रूप में, एक्सटर्नल बर्ड्स भी आपने पढ़ लिए। नाउ अब जो लास्ट टॉपिक है अपना वो देखें क्या है, क्या क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी का। बड़ा इंटरेस्टिंग लाइन है और हमने जो पढ़ा उसका कंक्लूजन पॉइंट है ये कि डू यू नो
डिस्कस करते हैं क्या कि भाई जो रिप्रोडक्टिव वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है ये अ टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब समझो आप, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब हुआ कि प्लांट्स के अंदर जो वेजिटेटिव पार्ट हैं, रूट हो सकता है, स्टेम हो सकता है और लीफ, यही 3 वेजिटेटिव पार्ट्स हैं। ये पार्ट्स जो होंगे आप उसको तोड़ दोगे, उससे नई बॉडी बनेगी और फिर वो ग्रो करेगी। तो इसमें कहीं भी कोई 2 गैमेट्स की फ्यूजन की बात नहीं कही गई है। ये यूनिपेरेंटल है। जब यूनिपेरेंटल है तो आपको पता है क्या होगा, ये असेक्सुअल होगा। तो बिल्कुल ये बात आप बोल सकते हो, यस रिप्रोडक्शन जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ये एक प्रकार का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सेकेंड क्वेश्चन एनसीईआरटी पूछती है व्हाई डू यू से सो, ऐसा तुम क्यों बोल रहे हो। हम ये बताएंगे क्योंकि यहाँ पे गैमेटिक फ्यूजन नहीं हो रही है। अभी हमने पढ़ा था कि गैमेटिक फ्यूजन फॉर्मेशन तो हो सकती है, गैमेटिक फ्यूजन नहीं होगी। पहला ये यूनिपेरेंटल भी हो रहा है आपका, ये भी कॉज हो गया। तो ये सारे ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं कि अच्छा इसमें वेरिएशंस भी नहीं हो रही है। These are the important causes why it is a sexual reproduction, right? चलो थर्ड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन पूछा है कि भाई is the term clone applicable to the offspring formed by the vegetative reproduction? बोलो बिल्कुल यस। तो वहाँ भी तो ऐसा ही बनता है। क्लोन क्या है? मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल टू पेरेंट्स है, सेम टू पेरेंट्स है। तो जैसा वो होगा उसी से तो बनेगा, इसलिए तो उसको वेजिटेटिव पार्ट भी बोला हमने, राइट। नाउ दूसरा क्वेश्चन आया भाई कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वर्सेज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, क्या हम हर जगह वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को असेक्सुअल बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ये डिस्प्यूट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एनिमल्स, देखो यहाँ पे याद रखना आपने, एनिमल्स और अदर जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं उसके लिए तो बहुत इजीली हम यूज कर लेते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। यहाँ पे हम यूज करते हैं अनएम्बिगुअसली। अनएम्बिगुअस का मतलब होता है स्पष्ट रूप से। अनएम्बिगुअस का मतलब क्या हो गया? ओवियस। ये बोलते हैं ऑब्वियस है, ये क्लियर बात है, स्पष्ट बात है, ये ऑब्वियस है, बहुत आसानी से आप यूज कर लो। किसको? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के रूप में आप बोल सकते हो। कहाँ? एनिमल्स में, राइट ना, और लोअर सिंपल ऑर्गेनिजम्स में ऐसा बोल सकते हो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। लेकिन जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का टर्म यूज किया गया है, याद रखना है, ये जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का टर्म है, चूंकि ये वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट, रूट स्टेम लीफ से ही बनी है, और हर जगह रूट स्टेम लीफ वेल डेवलप नहीं होता। ये बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे एंजियोस्पर्म के प्लांट्स में या कुछ हायर प्लांट्स में। इसीलिए जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वहाँ इसको हम फ्रिक्वेंटली कहाँ यूज़ करेंगे? ये यूज़ करेंगे केवल और केवल प्लांट्स में। तो अब ध्यान दो, 3 बातें आ गई कि भाई यदि हम एनिमल यूज़ कर रहे हैं या अदर सिंपल ऑर्गेनिजम्स यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे हम आराम से बोल लें। किसको बोल लें? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्लियर। लेकिन यदि मैं बोलना चाहूँ किसको कि भाई यहाँ पर क्या हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूज़ कर सकते हैं, बोला गया नॉट फ्रिक्वेंटली, आप हर समय इसको यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि ये हम फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे केवल और केवल प्लांट्स में, और ये प्लांट्स हायर प्लांट्स की बात हो रही है। तो गॉट द क्लियर कि भाई हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहाँ टर्म यूज करेंगे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ यूज करेंगे, दोनों के बीच कब कहाँ चेंजेस हो सकते हैं, फ्रिक्वेंटली किसको यूज करना है, फ्रिक्वेंटली किसको यूज नहीं करना है, क्लोन क्या है, और क्या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ए टाइप हो सकते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के। इज इट क्लियर? गॉट ऑल द इंटेक्स ऑफ योर एनसीईआरटी क्वेश्चन। ये सारे एनसीईआरटी के अंदर दिए हुए क्वेश्चंस हैं। आई थिंक इट इज वेरी मच क्लियर, राइट? So this is all for today. Today we studied, okay friends, doctors, क्या कि हमने पढ़े असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके मेथड्स पढ़े, उसके अलग अलग फीचर्स पढ़े, राइट। जैसा कि हमने क्लोन्स के बारे में देखा, हमने जूस्पोर और ये कोनिडियस के बारे में देखा, हमने अलग अलग असेक्सुअल स्पोर्स देखे, फ्रैगमेंटेशंस, स्ट्रोबिलेशंस की बात करी ऑरेलिया में,
गीमा कप और गैम्यूल्स की बात करें इंटरनल बर्ड, एक्सटर्नल बर्ड के रूप में हमने हाइड्रा और ईस्ट को देखा, राइट। फिर हमने मल्टीपल फ्यूजन देखा, कैसे इंसिस्टेशन और एक्सिस्टेशन होके स्पोरुलेशंस की कंप्लीट हो रही है मैकेनिज्म्स, राइट। फिर हमने अलग अलग बाइनरी फ्यूजन्स पढ़े, लॉन्गिट्यूडनल पढ़े, ट्रांसवर्स पढ़े, ऑब्लिक पढ़े, राइट। देन वी स्टडीड अबाउट क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, वी फाउंड डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हैबिटेट्स के बारे में पढ़े, कैसे ये अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में भी कॉमन प्रोसेस शेयर करते हैं। देन वी स्टडीड व्हाट इज रिप्रोडक्शन। तो आज का हमारा लेक्चर यही था कि रिप्रोडक्शन क्या है, कैसे होता है। इज इट क्लियर? सो थैंक you very much, friends. Keep your study continued with Hortus Botanica. Myself, your botany mentor, Dr. Mukesh Kumar, will provide you the honey of botany with all the respects. So, thank you very much. Now I will request you go through the lectures. Then after open your NCERT, you will find yourself, आपको लगेगा भाई NCERT की सर ने बिल्कुल छन्नी कर दी, एक एक टॉपिक छान के पिला दिया आपको, और सारे NCERT आपको बिल्कुल साफ साफ दिखाई देंगे, राइट। और जो आप फील करते हो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स या कुछ भी दिमाग में बात आती है, प्लीज़ आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें. इट इंक्रीज माई पोटेंशियल ऑल्सो फॉर योर गुड इंटरेक्शन. ओके, so thank you, like, subscribe and give your comments. Thank you very much, doctors. Take care. Thank you very much. Next class we will study about vegetative reproduction, then sexual reproduction. Thank you.